हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर। अकॉर्डिंग टू आगरा यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम बीएड का होने को है वह आपका एमसीक्यूज बेस्ड होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम आपका होने को है। तो बीएड सेकेंड ईयर में आपका जो फर्स्ट पेपर है वह ज्ञान एवं पाठ्यक्रम यानी कि नॉलेज एंड करिकुलम का है। पिछले साल हमने क्लासेस कराई थी, उसके बाद कोई क्लास आगरा यूनिवर्सिटी की नहीं हुई। अब जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता फट हम लोग कंटिन्यू एमसीक्यूज क्वेश्चंस ओएमआर क्वेश्चंस करते रहेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। नॉलेज एंड करिकुलम के 100 क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कहता है संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? जॉन लॉक, अरस्तु, हर्बर्ट, कांट। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट क्या हो जाएगा? संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के जन्मदाता डियर फ्रेंड अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु जो हैं ये संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के जन्मदाता हैं। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता सुकरात, अरस्तु, जॉन लॉक और प्लेटो। चार ऑप्शन है। राइट क्या रहेगा? राइट आपका हो जाएगा इसमें जॉन लॉक अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता हैं। जॉन लॉक अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता माने जाते हैं। दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा या फिर तर्क मीमांसा। दर्शन, ये दर्शन की शाखाएं हैं। इसमें कौन सी शाखा है जो ज्ञान से संबंध रखती है? आपकी सीधी सी ज्ञान से संबंध रखने वाली ज्ञान मीमांसा है। ज्ञान से संबंध रखने वाली जो शाखा है वह आपकी ज्ञान मीमांसा हो जाएगी। हंटर आयोग का गठन कब हुआ था? हंटर आयोग का गठन 1882 में हुआ था। कब हुआ था? 1882 में। हंटर आयोग से रिलेटेड कुछ पॉइंट, जैसे लॉर्ड रिपन ने 3 जनवरी सन 1882 को, किसने? लॉर्ड रिपन ने 3 जनवरी सन 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे। कौन थे? सर विलियम हंटर। इस आयोग में 20 सदस्य थे जिसमें 7 सदस्य भारतीय थे। इस आयोग को हंटर कमीशन या भारतीय शिक्षा आयोग 1882 भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए कि ये जो अभी क्वेश्चन पूछा गया हमसे, हंटर आयोग का गठन कब हुआ, यहाँ पे ये भी लिखा हो सकता था भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? 1882 में, 3 जनवरी सन 1882 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर विलियम हंटर। इन्हीं के नाम पर इसको हंटर आयोग कहा गया। इस आयोग में कुल 20 सदस्य थे जिसमें से 7 हमारे भारतीय थे। ओके, बात क्लियर होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा चरण हिल्डा टाबा मॉडल 1902 और 1967 का भाग नहीं है? पाठ्यवस्तु का चुनाव, पाठचर्या परिकल्पना, आवश्यकताओं की पहचान या फिर पाठ्यवस्तु का संगठन। क्या हो जाएगा? यह आपका पाठचर्या परिकल्पना। पाठचर्या परिकल्पना जो चरण है यह हिल्डा ताबा मॉडल 1902-1967 का भाग नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। किसने कहा ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है? ऐसा कौन कहते हैं? अरस्तु, रसेल, सुकरात या फिर विलियम जेम्स। आपको बताते चलें, रसेल ने कहा है कि ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। किसने कहा? रसेल ने कहा। किसने कहा? रसेल ने कहा। उपनिषद के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है? उपनिषद के अनुसार ज्ञान 2 प्रकार का बताया गया है। उपनिषद के अनुसार ज्ञान 2 प्रकार का बताया गया है। श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में ज्ञान के 3 प्रकार बताए गए हैं? 10वें अध्याय में, 12वें अध्याय में, 16वें अध्याय में या फिर 18वें अध्याय में? तो श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में। कौन से अध्याय में? 18वें अध्याय में ज्ञान के 3 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार बताए गए हैं। ज्ञान से संबंधित बुद्धिवाद का सिद्धांत किसने दिया है? सुकरात एवं प्लेटो ने, अरस्तु ने, जॉन डीवी ने या फिर जेम्स ने? तो ज्ञान से संबंधित बुद्धिवाद का सिद्धांत देने वाले सुकरात एवं प्लेटो हैं। कौन है? सुकरात एवं प्लेटो ने ज्ञान से संबंधित बुद्धिवाद का सिद्धांत दिया है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है। जो आगमन विधि है
इसके अंतर्गत जो ज्ञान दिया जाता है वह सामान्य से विशिष्ट चलता है या विशिष्ट से सामान्य चलता है, नियम से उदाहरण की ओर चलता है, या फिर कोई भी ऑप्शन इसमें राइट नहीं है। देखिए, जो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है यह आपका निगमन में चलता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर जो है यह आपका आगमन में चलता है। किस में चलता है? आगमन विधि में जो ज्ञान दिया जाता है वह विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है, यह निगमन विधि का बिल्कुल उल्टा है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, ज्ञान का स्वरूप अनुभवजन्य होता है या ज्ञान सदैव गतिमान रहता है, ज्ञान का आधार सूचना होती है, ज्ञान प्राप्ति की सीमा होती है। ज्ञान का स्वरूप अनुभवजन्य होता है, ज्ञान हमेशा गतिमान रहता है, ज्ञान का आधार सूचना होती है, इंफॉर्मेशन होती है, ज्ञान प्राप्ति की कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान प्राप्ति की कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। आप जब तक जीते हो, यानी कि जब तक आप जो है कि कह सकते हैं जीवित रहते हो, तब तक आप ज्ञान प्राप्त करते रहते हो। ऐसा नहीं कि आपकी ज्ञान प्राप्त करने की लिमिट पूरी हो गई, अब उससे आगे आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है। यह कथन आपका असत्य हो जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा आता है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में? 1, 2, 3, 4। तो शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3 भागों में। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है? ज्ञान, बोध, स्मृति या फिर मूल्यांकन। कौन है जो ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता? आपका जो स्मृति है यह ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता, बाकी ज्ञान ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। अवबोध यह भी ज्ञान का ही जो है एक भाग है, अवबोध यह भी ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है, मूल्यांकन भी ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है, स्मृति इसमें इंक्लूड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित है? चाहे आपकी आगमन विधि हो या निगमन विधि हो, ठीक है, ये दोनों ही विधियां जो हैं वह आपकी तर्क विधि के अंतर्गत आती हैं। जब दोनों आती हैं तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें ए और बी दोनों राइट हो जाते हैं। ज्ञान के स्रोत हैं इंद्रिय अनुभव, तर्क बुद्धि, अंतः प्रज्ञा, उपयुक्त सभी। ज्ञान के स्रोत क्या हैं? ये सभी आपके ज्ञान के स्रोत हैं। इंद्रिय अनुभव, तर्क बुद्धि, अंतः प्रज्ञा, ये सभी क्या हैं? ज्ञान के स्रोत हैं। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का सिद्धांत नहीं है? बुद्धिवाद का सिद्धांत, क्या ये ज्ञान का सिद्धांत नहीं है? अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत, प्रायोगिक सिद्धांत या फिर योग सिद्धांत? तो ऐसा बताया गया है, अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत जो है यह आपका ज्ञान का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। निम्नलिखित में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि, हाँ ठीक है, प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, निगमन विधि से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं और प्रयोग विधि से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसलिए सभी विधियां ज्ञान प्राप्त करने की विधि मानी जाती हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है क्या? नहीं, ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव तो नहीं लाता है। ज्ञान संस्कृति का हस्तांतरण करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, है ना, और दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में। ये क्या है? हमारी जो कल्चर है उसका हस्तांतरण हो रहा है। ज्ञान हमारी संस्कृति को बचाने का काम करता है, ज्ञान हमारी संस्कृति को डेवलप करने का काम करता है। तो ये इसलिए ये सारे ही ऑप्शन सही है। सही कौन सा नहीं है? यह कथन सही नहीं है, ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव नहीं लाता। एमिल जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? एमिल पुस्तक के लेखक रूसो हैं। कौन है? एमिल पुस्तक के लेखक रूसो हैं। रिपब्लिक पुस्तक का रचयिता कौन है? रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? प्लेटो ने। रिपब्लिक पुस्तक के रचयिता कौन है? प्लेटो हैं। बालक की खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बालक की खोज नामक पुस्तक के लेखक मॉन्टेसरी। बालक की खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मॉन्टेसरी। कौन है? मॉन्टेसरी। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह कथन एडम्स का है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह कथन एडम्स का है। किसका है? एडम्स का है। शिक्षा आयोग 1964-66 की रिपोर्ट जो थी उसका टाइटल क्या था? उसका शीर्षक क्या था? शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन, कोठारी कमीशन प्रतिवेदन या फिर भारतीय शिक्षा रिपोर्ट। देखिए जो शिक्षा आयोग था हमारा 1964-66, इसकी रिपोर्ट का
शीर्षक था शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। क्या था? शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास इसका शीर्षक था। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? अभी हम लोग ऊपर भारतीय शिक्षा आयोग को पढ़कर के आए हैं, तो सर विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? सर विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे। ओके, हंटर आयोग की यहाँ पे बात हो रही है। सैडलर आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने नीति में सुधार किया। किस सन में नीति में सुधार किया था? 1917 में। कब की बात है? 1917 में सुधार किया था। क्वेश्चन कहता है VEP का पूरा नाम क्या है? तो VEP का पूरा नाम वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम है। वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित किया था किस वाद ने? प्रकृतिवाद ने, आदर्शवाद ने, प्रयोजनवाद ने या फिर यथार्थवाद ने? सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित करने का श्रेय आदर्शवाद को जाता है। किसको जाता है? आदर्शवाद को जाता है। शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय किसको जाता है? यथार्थवाद को। शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय यथार्थवाद को जाता है। किसको? यथार्थवाद को। शिक्षा के उद्देश्य हमेशा एक जैसे रहते हैं, बदलते रहते हैं? दोनों बातें सही हैं, कोई बात सही नहीं है। शिक्षा के उद्देश्य हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। समाज, संस्कृति, समाज की आवश्यकताओं के हिसाब से, है ना, व्यक्ति अपनी आवश्यकता के हिसाब से जो हमारे उद्देश्य होते हैं उनमें परिवर्तन आता रहता है। जिस तरीके से समाज में परिवर्तन आ रहा है, समाज की आवश्यकताएं बदलती जा रही हैं, उसी हिसाब से हमारे उद्देश्य परिवर्तित होते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। तर्क प्रक्रिया है, मानसिक है, बौद्धिक है? तर्क प्रक्रिया आपकी मानसिक और बौद्धिक दोनों प्रकार की है। तर्क प्रक्रिया मानसिक भी होती है और बौद्धिक भी है। ठीक है। करके सीखना सिद्धांत जो है वह किस विधि पर आधारित है? करके कहाँ बच्चा सीखता है? प्रयोगशाला में। कहानी विधि में बच्चा कहाँ करके सीखता है? कहानी विधि में तो बच्चा पैसिव होता है, निष्क्रिय होता है, सिर्फ सुन रहा होता है ना। तुलनात्मक विधि में करके सीखता है, फिर प्रयोजना प्रोजेक्ट मेथड में। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि जो प्रयोगशाला विधि है, प्रयोगशाला में बच्चा खुद करता है तब वो सीखता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। कौन सा यंत्र जो है वह श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाता है? क्या रेडियो में आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। टेप रिकॉर्डर में भी हम सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। ग्रामोफोन श्रव्य सामग्री है, दृश्य नहीं है। तो ये तीनों ही आपकी जो है वो श्रव्य सामग्री हैं, दृश्य नहीं है। टेलीविजन एक ऐसा माध्यम है, साधन है, एक ऐसी सामग्री है जिसमें हम सुन भी सकते हैं और सामने देख भी सकते हैं। प्रैग्मेटिकोस शब्द किस भाषा से लिया गया है? प्रैग्मेटिकोस शब्द जो है यह आपका ग्रीक भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। अनिवार्य विषयों के अंतर्गत आने वाला विषय कौन सा है? देखिए, मातृभाषा, हिंदी या अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान तथा विकास, ये सभी आप किस अनिवार्य विषयों के अंतर्गत आते हैं? किसके अंतर्गत आते हैं? अनिवार्य विषय के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित नहीं है? आगमन, निगमन, प्रत्यक्ष या फिर इनमें से कोई भी नहीं। हमने अभी पीछे आपको बताया था आगमन और निगमन जो विधियां हैं यह आपकी तर्क पर आधारित विधियां हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष विधि है यह तर्क पर आधारित विधि नहीं है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है। ये क्वेश्चन तो डबल हो गया लगता है। ज्ञान संस्कृत का क्षरण करता है, संस्कृत का हस्तांतरण करता है, ज्ञान संस्कृति का विकास करता है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो है ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है, ये ऑप्शन इसमें आपका राइट नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है क्या है? समझना, सोचना, विश्लेषण एवं संश्लेषण या फिर उपयुक्त सभी। ज्ञान हम समझ करके भी प्राप्त करते हैं, हम सोच करके भी ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं, किसी चीज़ का एनालिसिस करके, संश्लेषण करके, इन सभी तरीके से सभी प्रोसेस हमारे ज्ञान प्राप्त करने के ही प्रोसेस हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसमें डी रहेगा दैट इज राइट। किसके अनुसार एकाग्रता की शक्ति ज्ञान में संचित भंडार की एकमात्र कुंजी है? ऐसा स्वामी विवेकानंद कहते हैं। कौन कहते हैं? ऐसा स्वामी विवेकानंद के अनुसार कहा गया है। जैन धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? जैन धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति है। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 40 है,
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि शिक्षा सबके लिए है? तो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 45 है उसमें सभी को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, यह स्टेटमेंट किसका है? दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, यह स्टेटमेंट कॉम्टे का है। किसका है? कॉम्टे का। आप्तवचन का संबंध किससे है? आप्तवचन का संबंध इंद्रिय अनुभव से, बुद्धि तर्क से, इन दोनों से, या फिर यह ज्ञान व्यक्ति को विशेषज्ञों में विश्वास करा करके प्राप्त होता है। तो देखिए जो आप्तवचन का संबंध ये है कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद फिर उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रह जाता है। यह ज्ञान व्यक्ति को विशेषज्ञों में विश्वास करके प्राप्त होता है। यह ज्ञान व्यक्ति को विशेषज्ञों में विश्वास करके प्राप्त होता है। तो ये हमारा आप्तवचन कहलाता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान जैन दर्शन के अंतर्गत नहीं आता? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये सभी प्रकार के जो ज्ञान हैं वह आपके जैन दर्शन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो शब्द ज्ञान है यह जैन दर्शन के अंतर्गत नहीं आता। ज्ञान की विशेषता क्या है? ज्ञान की विशेषता यह है कि ज्ञान एक शक्ति है, ज्ञान एक सभ्यता है और ज्ञान अपने आप में असीमित होता है। ये सभी ज्ञान की विशेषताएं हैं। ये सभी क्या हैं? ज्ञान की विशेषताएं हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? पहले भी क्वेश्चन मिल चुका है लेकिन लैंग्वेज चेंज थी, दूसरी तरीके से पूछा गया है। तो श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। प्रधानाध्यापक जन्मजात व निर्मित दोनों होता है, यह स्टेटमेंट पी रेन का है। पी रेन का है। किसका है? यह स्टेटमेंट पी रेन का है। प्रधानाध्यापक जन्मजात व निर्मित दोनों होता है, ऐसा पी रेन ने कहा है। पाठचर्या को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? राष्ट्र की शिक्षा नीति का। क्या हमारी पाठचर्या पर राष्ट्र की शिक्षा नीति का प्रभाव पड़ता है? या जो परीक्षा प्रणाली है, जो परीक्षा पैटर्न अपनाया जा रहा है, क्या उसका हमारी पाठचर्या पर प्रभाव पड़ता है? या जो भी शासन की नीतियां हैं क्या उनका प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, हमारे पाठचर्या पर इन सभी का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हम किस तरीके की पाठचर्या बालक के लिए निर्धारित की जा रही है उन पर इन सभी का प्रभाव पड़ता है। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक शंकराचार्य थे। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक शंकराचार्य थे। अंतः प्रज्ञा प्रणाली के समर्थक विचारक कौन है? हेनरी बर्गसे जो हैं यह आपके अंतः प्रज्ञा प्रणाली के समर्थक हैं। अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है, यह स्टेटमेंट जॉन लॉक का है। अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है, यह स्टेटमेंट जॉन लॉक का है। कौन सी विशेषता ज्ञान की विशेषता नहीं है? देखिए ज्ञान की विशेषता यह है कि कौन सी विशेषता? ज्ञान शक्ति है। जी हाँ, ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, सत्यता ही ज्ञान है, ज्ञान की सीमा है। यह आपकी विशेषता नहीं है क्योंकि ज्ञान की कोई भी लिमिट नहीं होती, ज्ञान की कोई भी सीमा नहीं होती। ठीक है, ये विशेषता इसकी नहीं है। प्लेटो ने विकास किया। प्लेटो ने किसका विकास किया? आप सभी को पता है प्लेटो ने किस विधि का विकास किया? संवाद विधि का। प्लेटो ने संवाद विधि का विकास किया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 53 की तरफ। किस प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक ने ज्ञान प्राप्ति की प्रश्नोत्तर विधि का विकास किया? तो ज्ञान प्राप्त करने की जो क्वेश्चन मेथड है, जो प्रश्नोत्तर विधि है, इसका विकास सुकरात ने किया। किसने किया? सुकरात ने किया। ऑप्शन बी इज द राइट वन। आत्मानुभूति का अर्थ क्या है? आत्मानुभूति का अर्थ है आत्मज्ञान। आत्मानुभूति यानी कि अपने आत्मा की अनुभूति करना, उसको जानना, समझना, अपने आप को समझना, यही आत्मज्ञान है। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाता है। परिवार के द्वारा दिया जाने वाला जो ज्ञान होता है वह अनौपचारिक होता है या औपचारिक होता है? दोनों बातें सही हैं। या असंचरित होता है? डियर फ्रेंड, परिवार के द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान अनौपचारिक ज्ञान होता है क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई ना तो समय निश्चित है, ना स्थान निश्चित है, ना तो पाठ्यक्रम निश्चित है, यानी कि किसी भी प्रकार का कुछ भी निश्चित नहीं है। हम जीवन में जो देखिए ये समझिए कि जैसे अनौपचारिक ज्ञान, सॉरी हमने गलत निशान लगा दिया, परिवार के द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान आपका अनौपचारिक ज्ञान होता है। जो औपचारिक ज्ञान होता है यह हमें स्कूल कॉलेज से मिलता है, हमारे विद्यालय से हमें औपचारिक ज्ञान मिलता है जिसमें सब कुछ पहले से निर्धारित होता है। समय
निर्धारित है, स्थान निर्धारित है, पाठ्यक्रम निर्धारित है ना, सब कुछ निर्धारित होता है, वह हमें हमारा औपचारिक ज्ञान है। लेकिन स्कूल, विद्यालय, कॉलेज के बाद जब हम जो है कि उससे बाहर आते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम जीवन भर सीखते रहते हैं, वह आपका अनौपचारिक ज्ञान होता है। प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका कौन मानता है? प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका रूसो मानते हैं। कौन मानते हैं? रूसो मानते हैं। कौन सा यूनानी दार्शनिक आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक भी था? कौन सा वैज्ञानिक, कौन सा यूनानी दार्शनिक था? तो वह आपका अरस्तु था। कौन? अरस्तु जो था वह ऐसा यूनानी दार्शनिक था जो आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक भी था। क्रियात्मक ज्ञान किसके विचारों पर आधारित है? क्रियात्मक ज्ञान जॉन डीवी पर आधारित है। क्रियात्मक ज्ञान जॉन डीवी के विचारों पर आधारित है। किस पर? जॉन डीवी के विचारों पर। ज्ञान को वैलिड बनाती है कौन? कल्पना, सूचना, औपचारिक शिक्षा, सत्यता। कौन? ज्ञान को वैलिड कौन बनाती है? हमारी औपचारिक शिक्षा ज्ञान को वैध बना देती है। औपचारिक शिक्षा। परिमाणवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अमेरिका में हुई। परिमाणवाद की उत्पत्ति अमेरिका में हुई। ज्ञान एक साधक के रूप में तब परिलक्षित होता है जब ज्ञान प्राप्त करके किसी कॉन्सेप्ट की समझ डेवलप करनी हो या ज्ञान का उसके व्यवहारिक जीवन में प्रयोग किया जाए। ज्ञान को क्या किया जाए? अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग किया जाए, तब ज्ञान एक साधन के रूप में दिखाई पड़ता है। ज्ञान को एनालिसिस के लिए प्रयोग किया जाए, तब जो है ज्ञान एक साधन के रूप में दिखाई पड़ता है। ये सारी बातें सही हैं, तो यहाँ पे आपके सभी ऑप्शन राइट हो जाते हैं, सभी बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान, ज्ञात और उपस्थित होने का योग है। यह किसने कहा? यह जॉन लॉक कहते हैं। कौन कहते हैं? जॉन लॉक कहते हैं। संस्कृति निर्भर है किस पर? संस्कृति ज्ञान पर निर्भर है। किस पर? संस्कृति जो है वह आपकी ज्ञान पर निर्भर है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2009 के अब तक कितने प्रारूप जारी हुए हैं? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2009 के अब तक आपके 5 प्रारूप जारी हुए हैं। कितने? 5। कौन कौन से? एक आपका 1975 हो गया, पहला प्रारूप। दूसरा आपका 1988 हो गया, ठीक है। तीसरा आपका 2000 हो गया। चौथा आपका 2005 हो गया। उसके बाद आपका 2009 हो गया। तो ये है हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2009 के अब तक 5 प्रारूप जारी हो चुके हैं। 1975, 1988, 2000, 2005, 2009। 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। बात क्लियर होती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन कहता है वर्तमान समय में 10+2+3 फॉर्मूले पर आधारित शिक्षा दी जाती है। यह शिक्षा हमारी औपचारिक है, अनौपचारिक है, कौशल विकास की शिक्षा है, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, औपचारिक शिक्षा, ये तो औपचारिक शिक्षा है। कैसी शिक्षा है? औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा हमें घर परिवार, हमारे कॉलेज से बाहर जो हमें प्राप्त होती है वो अनौपचारिक शिक्षा है। कौशल विकास की जो शिक्षा है वो हमारी सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। रूसो ने शिक्षा के 3 मूलभूत स्रोत बताए हैं। कौन कौन से हैं वो हमारे प्रकृति, पदार्थ और मनुष्य है। क्या? रूसो ने शिक्षा के 3 मूलभूत जो स्रोत बताए हैं वह आपका प्रकृति, पदार्थ और मनुष्य हो जाएगा। प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक सुकरात ने ज्ञान प्राप्ति के किस विधि के विकास पर बल दिया है? तो प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक सुकरात जो हैं उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की जो विधि बताई है वह प्रश्नोत्तर विधि बताई है। कौन सी विधि बताई है? प्रश्नोत्तर विधि बताई है। किसके अनुसार मुझे पुस्तकों से घृणा है क्योंकि ये बालकों के लिए अभिशाप है, ऐसा रूसो कहते हैं। कौन कहते हैं? ऐसा रूसो कहते हैं। स्वाभाविक ज्ञान को प्रागनुभाविक ज्ञान किस शिक्षा शास्त्री ने माना है? स्वाभाविक ज्ञान को प्रागनुभाविक ज्ञान मैकडूगल ने माना है। किसने माना है? मैकडूगल ने माना है। कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, यह कथन किसका है? यह आपका कार्ल श्वेबी का है। किसका स्टेटमेंट है? कार्ल श्वेबी का है। यथार्थवादी विचारधारा का जन्म कब हुआ था? 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी के अंत में, 17वीं शताब्दी में, या फिर 20वीं शताब्दी में? तो यथार्थवादी विचारधारा का जन्म 16वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। कहीं कहीं इसका आंसर आपको 17वीं शताब्दी में भी मिल जाएगा।
ठीक है। बाकी राइट आंसर इसका बेस्ट ऑप्शन यही है, 16वीं शताब्दी के अंत में यथार्थवादी विचारधारा का जन्म हुआ था। ज्ञान का साधन क्या है? अनुभव, संवेग, भाषा, ये सभी क्या है? ज्ञान के साधन हैं। ये सभी ज्ञान के साधन हैं। ज्ञान एक साध्य के रूप में तब प्रकट होता है जब, कब होता है? ज्ञान एक साध्य के रूप में तब प्रकट होता है जब ज्ञान एक उद्देश्य के रूप में प्रकट किया गया हो, ज्ञान का परीक्षण किया गया हो, ज्ञान को एक सिद्धांत के रूप में लिया गया हो। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन आपका जो डी है वह राइट हो जाता है। पाठचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए, यह कथन किसका है? यह कथन फ्रॉबेल का है। किसका स्टेटमेंट है? फ्रॉबेल का है। अगला क्वेश्चन कहता है जॉन डीवी ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया है? जॉन डीवी ने ज्ञान प्राप्त करने की प्रयोग विधि का विकास किया है। कौन सी विधि दी है? प्रयोग विधि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 इन फ्रंट ऑफ यू, ज्ञान की प्रकृति है। ज्ञान एक साधन के रूप में है, ज्ञान एक साध्य के रूप में है या साधन के रूप में है? दोनों बातें सही है, कोई भी बात सही नहीं है। ज्ञान की प्रकृति यह है कि जो ज्ञान है वह आपका एक साध्य के रूप में तथा एक साधन के रूप में, दोनों में ही आता है। दोनों ही ज्ञान की प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाता है। सूचना की आवश्यकता होती है औद्योगिक संस्थानों में। जी हाँ, बिल्कुल औद्योगिक संस्थानों में इंफॉर्मेशन की नीड है। विद्यालयों में भी सूचना की आवश्यकता है, निर्णय लेने में भी सूचना की आवश्यकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी रहेगा वह आपका राइट हो जाता है। मनुष्यों में बोध विकसित करने के लिए सहारा लेना पड़ता है। किसका? मनुष्यों में बोध विकसित करने के लिए वैध ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। वैध ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। अरस्तु ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया? अरस्तु ने ज्ञान प्राप्त करने की आगमन और निगमन दोनों ही प्रकार की विधियों का विकास किया। ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जहाँ पे सी है वह राइट हो जाएगा। कौन सा ज्ञान का रूप नहीं है? सूचना ज्ञान नहीं है। सूचना भी ज्ञान का रूप है, जानना भी ज्ञान का रूप है, बुद्धिमत्ता भी ज्ञान का रूप है। ये तीनों ही आपके ज्ञान के रूप हैं, लेकिन इंद्रियां जो हैं ये आपके ज्ञान के रूप नहीं हैं। सूचना का साधन क्या है? देखिए, संचार के माध्यम से भी सूचना मिलती है, प्रत्यक्ष जानकारी देने वाले भी हैं। दृश्य श्रव्य साधन से भी हमें सूचना मिलती है, जैसे आपका टेलीविज़न हो गया, यहाँ से भी हमें सूचना मिलती है। तो ये सभी आपके सूचना के साधन हैं। आगे बढ़ते हैं। 10 वर्षीय विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा किसने की है? कोठारी शिक्षा आयोग ने की है। किसने? कोठारी शिक्षा आयोग ने की है। ज्ञान का स्रोत क्या है? ज्ञान प्राथमिक भी होता है, ज्ञान द्वितीयक भी होता है। इसलिए ज्ञान के ये दोनों ही स्रोत हैं, चाहे वो प्राथमिक हों या द्वितीयक हों। पाठ्यपुस्तक के अंत में प्रश्नमाला दी जाती है। पाठ्यपुस्तक के अंत में प्रश्नमाला जो है वह गृह कार्य के लिए, पुनरावृत्ति के लिए और दृढ़ीकरण के लिए, इन सभी के लिए दी जाती है। मेले तमाशे शिक्षण के कैसे साधन हैं? मेले और तमाशे ये शिक्षण के दृश्य साधन हैं या सामुदायिक हैं, श्रव्य हैं, व्यक्तिगत हैं? देखिए, दृश्य सिर्फ दृश्य नहीं है, है ना, यह आपके सामुदायिक साधन है। कैसे हैं? सामुदायिक साधन है। सिर्फ सुनते नहीं है, व्यक्तिगत भी नहीं है। ऑप्शन 20 में आपका राइट हो जाएगा। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि कहा जाता है। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि कहा जाता है। कक्षा का नेता कौन होता है? वैसे तो कक्षा का नेता मॉनिटर होता है, लेकिन जो क्लास टीचर है उसको भी कक्षा का नेता ही माना जाता है। तो दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन आपका ए है। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय का कार्य क्या है? विद्यालय का कार्य है बच्चे का कुल मिलाकर के सर्वांगीण विकास करना। विद्यालय का क्या काम है? बच्चे का कुल मिलाकर के सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण में आपका बच्चे का शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, चारित्रिक विकास, ये सभी प्रकार का विकास आ जाता है। 10+2+3 संरचना का जो प्रस्ताव था वह कोठारी आयोग ने दिया था। किसने दिया था? कोठारी आयोग ने दिया था। स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? स्कूल शब्द की उत्पत्ति यूनानी जो शब्द है इससे हुई है। स्कूल शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द से हुई है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? देखिए, विद्यार्थी, शिक्षण, पाठ्यक्रम, ये सभी जो हैं वो शिक्षण प्रक्रिया के भाग हैं। किसके? ये सभी टीचिंग प्रोसेस के ही पार्ट माने जाते हैं।
एक अध्यापक के रूप में आप अपने खाली समय का उपयोग कैसे करना चाहेंगे? आप एक अध्यापक हैं तो गपशप करने में खाली समय बिता देंगे, या आराम करेंगे, कोई रचनात्मक काम करेंगे, या फिर सड़कों पर घूम करके अपना समय आप व्यतीत कर देंगे? तो जाहिर सी बात है, आप अध्यापक हैं, किसी प्रकार का कोई रचनात्मक कार्य करके अपने खाली समय का प्रयोग करेंगे। कक्षा में शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? निरंकुशतावादी, मुक्तात्मक, प्रजातांत्रिक? कल्पना की ओर कक्षा में शिक्षक का जो व्यवहार है वह कैसा होना चाहिए? प्रजातांत्रिक होना चाहिए। कैसा? प्रजातांत्रिक। समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? सुकरात एंड सेंट थॉमस आपके समस्या समाधान विधि के जनक हैं। शिक्षा में पुरस्कार का महत्व है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों की नियमित उपस्थिति रखना और उनको प्रोत्साहन देना। ये सभी शिक्षा में जो पुरस्कार दिया जाता है उसके पीछे ये महत्व छिपे होते हैं। अध्यापक के वांछित शिक्षा कौशलों का विकास करने के लिए क्या उपयोगी है? स्व अध्ययन सेल्फ स्टडी, अनुकरण इमिटेशन करना, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग, या फिर ऑब्जर्वेशन। तो यदि आप अध्यापक में किसी प्रकार का कोई वांछित स्किल डेवलप करना चाह रहे हैं तो वह सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से, माइक्रो टीचिंग के माध्यम से उस स्किल को डेवलप किया जाता है। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य क्या है? राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का काम है राष्ट्रीय एकता का विकास करना। राष्ट्रीय एकता का विकास करना राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है। शिक्षा का अर्थ क्या है? ज्ञान, ग्रंथ, कोर्स या फिर कर्म। शिक्षा का अर्थ सीधी सी बात है, शिक्षा का अर्थ होता है ज्ञान। शिक्षा का अर्थ क्या है? ज्ञान। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। और अब आपकी, अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं तो आपकी क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। आप चैनल पर एक्टिव बने रहिए। अपने दोस्तों तक, कॉलेज ग्रुप में जहाँ जहाँ हो सके हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए और बताइए कि आगरा यूनिवर्सिटी की MCQs टाइप क्लासेस प्रॉपर तरीके से चला दी गई हैं। क्वेश्चन कहता है सूचना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं विधि, साधन, वातावरण या फिर उपयुक्त सभी। तो सूचना के अंतर्गत ये सभी आपके सम्मिलित किए जाते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है? देखिए, इसमें आपका जो विद्यालयी पाठ्यक्रम है यह नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है। अगर आप पेड कंटेंट लेना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं। जो आपका मार्केट में कंटेंट अवेलेबल है, चाहे वो अतुल हो, संजय हो या फिर दिनेश हो, वो भी आपको कंटेंट मिल जाता है। ठीक है, तो हमारे नोट्स लेने का फ़ायदा ये है कि जो हमारा कंटेंट है वो तो आप तक पहुँचता ही है, साथ में जो मार्केट में कंटेंट है वो भी आपको मिल जाता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।